इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चन को हमने बताया है। अब आप आ जाइए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया गया है, तो हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें संबंध क्या होता है, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब हो गया 306 गुणे 657। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे 9। और जब देखिए यहाँ पर हमने 9 से इस 306 को काट दिया, आ गया 34, और 34 और 657 का जब हम गुणा करेंगे आ जाएगा 22,338। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही लघुत्तम समापवर्तक है। अब आप अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपका क्वेश्चन है, यानी 6 की पावर n एक संख्या है, कह रहे हैं क्या है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब यदि कोई संख्या 6 की पावर n शून्य के साथ समाप्त होगी तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि वह 5 से विभाजित होगी, यानी 0 लास्ट में आएगा। ज्यायिक स्थान पे यदि 0 आ जाएगा तो वो 5 से विभाजित होगी, और यह 5 से तभी विभाजित होगी जब हम 6 की पावर n का गुणनखंड करते हैं, उस गुणनखंड में 5 आता है, तभी वह 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे केवल हमको 2 अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, 2 और 3। और जब 2 और 3 2 अभाज्य गुणनखंड मिले तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी, और जब ये 5 से विभाजित नहीं होगी तो 6 की पावर n का मान जो आएगा वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यानी प्राकृतिक संख्या का n का कोई भी मान, यानी n की वैल्यू कोई भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कोई भी रखिए। अगर n की वैल्यू देखिए हम 1 रखते हैं 6 आ जाएगा, 2 रखते हैं 36 आ जाएगा। इस तरह से हम n की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो जो मान आपको मिलेगा वो जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, और शून्य पर समाप्त होने के लिए वह संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या करना है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 ये भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं, ये आपको इसकी व्याख्या करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13, इन तीनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 1001 और प्लस 13। 1001 प्लस 13 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 1014, और जब हम 1014 का गुणनखंड करते हैं तो हमको मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गुणनखंड मिला ये 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। 1014 जो है ये 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक संयुक्त संख्या है, अर्थात ये एक भाज्य संख्या है। अब आप अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगले पॉइंट देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 5040, प्लस 5 ऐड करते हैं 5045 मिलेगा, और जब हम 5045 का गुणनखंड करते हैं तो हमको मिलता है 5 गुणे 1009। तो इसमें देखिए ये 5045 का जब हम गुणनखंड में किए तो देखिए इसमें 5 और 1009 का गुणनफल है, और ये क्या है, ये एक संयुक्त संख्या है, यानी यह जो है 5045 5 से विभाजित होगी और 1009 से भी विभाजित
होगी, इसलिए क्या होगी, यह एक भाज्य संख्या होगी। अब आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो देखिए हम √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत हम √5 को मानते हैं। हम मान लेते हैं √5 जो है ये एक परिमेय संख्या है, यानी √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। √5 = P/Q, जहाँ पर Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए जब √5 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, यानी √5 = P/Q, यहाँ देखिए P और Q का कोई भाजक नहीं है, P और Q का कोई सहभाजक नहीं है। अब देखिए हम √5 = P/Q के दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करते हैं तो इधर हमको मिलता है, देखिए 5 इधर मिल जाएगा P² जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा P² = 5 × Q²। अब देखिए क्योंकि Q क्या है, पूर्णांक है, Q के स्थान पर कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो P² की जो वैल्यू मिलेगी वो 5 से विभाजित होगी। P² का जो भी मान मिलेगा वो 5 से विभाजित होगा, और जब P² का मान 5 से विभाजित होगा तो P का मान भी 5 से पूर्णतया विभाजित होगा, और जब P का मान 5 से पूर्णतया विभाजित होगा तो P = हम 5m लिख सकते हैं, और P = 5m हम इसी संबंध में रख देंगे, P के स्थान पर 5m रख देंगे तो हो जाएगा 5m² = 5Q², और जब इससे हम Q² की वैल्यू निकालेंगे तो हमको Q² की वैल्यू मिलेगा 5Q² = 25m², तो Q² मिल जाएगा 5m²। यहाँ पर m एक पूर्णांक है, हम m की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो ये है Q² का जो मान मिलेगा वो 5 से विभाजित हो जाएगा, और जब Q² का मान 5 से विभाजित होगा तो Q का मान भी 5 से विभाजित होगा। तो इस तरह से P और Q के मान क्या हो रहे हैं, 5 से पूर्णतया विभाजित हो रहे हैं, जो कि हमारी जो कल्पना की गई है उसका विरोध कर रहे हैं, यानी दोनों में विरोधाभास है। हमने पहले क्या माना था, P और Q का कोई भाजक नहीं है, लेकिन यहाँ प्रूव क्या हो रहा, सिद्ध क्या हो रहा, P और Q का भाजक 5 है। तो कहने का मतलब ये एक विरोधाभास हुआ, यानी कहने का मतलब √5 को हम एक परिमेय संख्या नहीं मान सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसके विपरीत हम इसको मान लेते हैं, कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी 3 + 2 √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर P और Q एक जो है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए हम 3 को जब दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 √5 = P/Q - 3। 2 को हम इधर ले आएंगे तो √5 = क्या आ जाएगा, P/2Q - 3/2। यहाँ पर देखिए P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/2Q - 3/2 ये भी पूर्णांक होगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने प्रूव किया था, और P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है,
कहने का मतलब √5 डज नॉट इक्वल टू p/2q - 3/2, ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए विरोधाभास हुआ, हमारी जो कल्पना थी उसके विपरीत आया, इसलिए हम ये कहेंगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये विरोधाभास है। अब आप आ जाइए प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, हम 3 पार्ट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बिना विभाजन प्रक्रिया के आपको ये बताना है कि जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनका प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ये आपको बताना है। देखिए इसमें और भी पार्ट हैं, हम दो पार्ट को यहाँ देखिए हमने लिया है। लिखा गया 13/3125, ये इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको हमने इसके बेस में पहले बताया था कि अगर कोई भी परिमेय संख्या दी गई है और उसके हम हर का गुणनखंड करते हैं, यदि हर का गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का प्राप्त हो जाएगा, हम कहेंगे कि वह परिमेय संख्या का उस परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम 3125 के हर का गुणनखंड करते हैं तो हमको मिलता क्या है, 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5 × 5 की पावर 5 हमको मिलता है। तो इस तरह से देखिए ये इसका जो हर का जो गुणनखंड है 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का हो रहा है। इस तरह से हमें कह सकते हैं 13/3125 का दशमलव प्रसार ये शांत होगा। इसी का तीसरा पार्ट देखिए 64/455 दिया है। इसमें देखिए जब हम हर 445 का गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में हमको मिलता है 5 × 7 × 13। तो देखिए इसके हर के गुणनखंड जो मिला हमको 5 × 7 × 13, ये 2 की पावर n × 5 की पावर n के प्रकार का नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 64/455 यह जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह से